अच्छा, तो चैप्टर 5 जो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, इसमें जो मेन चीज़ है ना वो हमारी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसी को हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे फर्दर जो है वो सॉल्यूशंस देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब उनमें जो भी चीज़ें हैं ना वो जस्ट जस्ट कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन मेन चीज़ आपको क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम समझनी है। ठीक है, और फिर फर्दर थोड़ी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशन क्या है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो जस्ट कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि उससे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं। बाकी सीमा 4 है जो ज्यादा एक जरूरी टॉपिक है, तो उस वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो, अब हमारे पास क्या है, ये बैकग्राउंड है थोड़ा जो हमने पहले पढ़ा था, ये देख लेना। इसमें बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्रोसेसेस क्या हो सकते हैं, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं एक साथ जो है वो प्रोसेस, कई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो किसी भी टाइम पे इंटरप्शन जनरेट हो जाए और उनकी एग्जीक्यूशन क्या हो, पार्शली कंप्लीट हुई हो। ठीक है, वो पूरे कंप्लीट ना हुए हो। तो अब अगर अब ये क्या सेकंड पॉइंट कहता है कि कॉन्करेंट एक्सेस के अगर एक टाइम पर सेम डेटा को कई प्रोसेस एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्करेंटली, तो हो सकता है कि उसमें डेटा इनकन्सिस्टेंसी आ जाए। ठीक है, कोई मसला आ जाए डेटा में, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास, अब अगर आपको डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो आप क्या करेंगे, कुछ उसके मैकेनिज्म्स होंगे, कुछ उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, बाकी ये एक प्रॉब्लम दी हुई है, ये आगे हम देखेंगे। ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रोड्यूसर क्या होता है। प्रोड्यूसर हमें पता चल रहा है कि वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो बेसिकली प्रोड्यूसर करता क्या है कि वो एक आइटम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कंज्यूमर उसी तरीके से क्या करता है, उस आइटम को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो अभी इनके कुछ एल्गोरिथम्स हैं जैसे इनको समझने की जरूरत है। इसको सर ने बोला था कि एग्जाम में ये नहीं लिखने, बस इसके कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर का क्या है, वो कहता है कि अगर वाइल ट्रू, ठीक है, अगर आपको आइटम प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो आप चेक करोगे क्या काउंटर बफर साइज के बराबर है। ठीक है, अब एक काउंटर भी लगा हुआ होता है यहाँ पे आपके पास। वो काउंटर क्या बता रहा होता है, वो काउंटर ये बता रहा होता है आपकी प्रोड्यूसर की वैल्यू बता रहा होता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि काउंटर हमारे पास बफर साइज के बराबर है, मतलब क्या अभी बफर भरा हुआ है, क्योंकि हम प्रोड्यूस करके कहाँ डालेंगे, आइटम बफर में डालेंगे। तो कहेगा कि अगर बराबर है तो कुछ भी नहीं करो। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करो। अच्छा, अगर हम प्रोड्यूसर क्या करता है, एक वेरिएबल यूज करता है इन, इन क्या करने के लिए, इन कराने के लिए, बफर साइज में डालने के लिए कोई भी आइटम। जबकि कंज्यूमर हमारे पास आउट यूज कर रहा होगा। ठीक है, कोई भी आइटम कंज्यूम करने के लिए। तो अब हम कहेंगे कि बफर की इन पोजीशन पे क्या करो, नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस कर दो, और उसको क्या करो, उसको पोजीशन को बढ़ा दो +1, और फिर काउंटर प्लस प्लस कर दो। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर का कोड था। उसके अलावा कंज्यूमर में भी सेम कोड है। ये कहेगा कि अगर काउंटर जीरो है, ठीक है, काउंटर जीरो है मतलब कि आपके पास जो है वो आप कंज्यूम नहीं कर सकते ना, मतलब आपको कंज्यूम नहीं करना, जीरो है। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करो उस टाइम। ठीक है, और नेक्स्ट कंज्यूम, फिर जो भी नेक्स्ट वैल्यू है क्या करो, अगर अगर तो काउंटर जीरो नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट वैल्यू को कंज्यूम कर लो। ठीक है, और आउट को क्या कर दो, +1 कर दो, और काउंटर माइनस माइनस कर दो। ठीक है, क्योंकि आप एक कंज्यूम करोगे वैल्यू, तो उसमें से माइनस हो जाएगी ना। काउंटर बेसिकली ये बता रहा होता है आपको कि बफर में कोई आइटम है कि नहीं है। अभी बफर में आइटम ही नहीं है, जीरो है, तो आप कुछ नहीं करोगे ना। तो ये चीज होती है। ठीक है, तो बस ये कोड समझने क्या है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर कर क्या रहे हैं। सही है, अब हमारे पास रेस कंडीशन क्या होती है। रेस कंडीशन हमारे पास ये होती है कि फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा, मैं बोली, ठीक है, हमने पढ़ा क्या कहते हैं का उसका ना, प्रोड्यूसर का। तो ये बेसिकली प्रोड्यूसर का बता रहा है कि काउंटर प्लस प्लस कैसे होगा। ठीक है, अब हम काउंटर प्लस प्लस इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कि देखो, हमारे पास हमने दिया रजिस्टर 1, वो किसके बराबर था, काउंटर के बराबर। काउंटर क्या है, काउंटर हमें बता रहा है बफर का साइज। बफर का साइज समझ लो, या हमारे पास जो आइटम्स पड़े हुए हैं बफर के अंदर, जितने आइटम्स हैं। ठीक है, तो काउंटर प्लस प्लस हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि रजिस्टर 1 में अभी क्या है, काउंटर की जो भी पोजीशन है, काउंटर में जो भी नंबर है वो, फॉर एग्जांपल के 5 पड़ा हुआ है। ठीक है,
तो अभी रजिस्टर में क्या है 5 है। अगर हम प्लस प्लस करते हैं, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है तो क्या होगा 1 इंक्रीज हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। तो हम रजिस्टर 1 की वैल्यू में 1 प्लस कर देंगे, 5 + 1 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, उसको वापस से सेव भी तो कराना होगा ना, तो हम उस रजिस्टर की वैल्यू को वापस काउंटर में सेव करा देंगे। तो ये सारे तीनों स्टेप्स होने चाहिए अगर आपको प्लस प्लस करना है, कोई आइटम प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सेम कोड जो है वो उसके लिए कंज्यूमर के लिए, अगर आपको कंज्यूम कर रहे हैं तो माइनस माइनस होगा, तो यहाँ जस्ट माइनस आ जाएगा, उसको सेव करा दो काउंटर में। तो फॉर एग्जाम्पल अभी अभी यहाँ पे हमें दिया हुआ है काउंटर 5, काउंट दिया हुआ है 5, ठीक है। प्रोड्यूसर ने क्या किया, एक आइटम प्रोड्यूस किया, तो क्या होगा, अभी रजिस्टर में वैल्यू क्या आती है, रजिस्टर 1 = 5 की काउंट की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ये थी 5, जब हमने ऐड किया +1 हुआ तो ये हो गई 6। अब समझो कि अभी इसने 6 हुई थी, ठीक है, इसने सेव नहीं कराई ये वैल्यू, वापस से इसने 6 वैल्यू जाके, ये वाला स्टेप नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो कंज्यूमर आ गया कंज्यूम करने, वो क्या करेगा, अभी तो सेव ही नहीं हुई वैल्यू, तो मतलब वो अपडेट हुआ ही नहीं। तो अभी तक वैल्यू क्या पड़ी थी काउंटर की, वो 5 ही वैल्यू उठाएगा, ठीक है। तो उसने 5 ही वैल्यू उठाई, उसने 5 में से माइनस किया 1, और क्या हुआ 4 हो गया। अब कंज्यूमर ने भी अपना ये वाला स्टेप नहीं किया था कि प्रोड्यूसर आ गया, प्रोड्यूसर ने आके वापस से अपनी जो स्टेप था वो कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, वो जो स्टेप उसका छूटा था ये वाला, वो यहीं से कंटिन्यू करेगा। वो क्या करेगा, 6 अपडेट कर देगा। तो जब उसने 6 वापस से काउंटर में सेव करा दिया, तो 6 वैल्यू थी, और फिर वापस से कंज्यूमर अपनी अपना जो लास्ट स्टेप था वो कंटिन्यू करेगा, उसने 4 वैल्यू सेव करा दी। तो आखिर में हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 4 आया, ठीक है। जबकि हमारे पास क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, डेटा इनकंसिस्टेंसी आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि रेस कंडीशन हो रही होती है। रेस कंडीशन इसे इसीलिए ही कहते हैं कि यहाँ पे कंज्यूमर प्रोड्यूसर में ना एक रेस हो रही होती है, कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन वो प्रोड्यूस करके सेव कराता ही नहीं है, कि कंज्यूमर आके कंज्यूम कर लेता है। तो इस वजह से जो है ना, वो डेटा में हमारे पास क्या होती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी आती है, और ये कंडीशन रेस कंडीशन कहलाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, सही। क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है, क्रिटिकल सेक्शन हमारे पास फॉर एग्जांपल कि हमारे पास प्रोसेसेस हैं, ठीक है, एन प्रोसेसेस हैं, P0 P1। अब जितने भी हमारे पास प्रोसेस है ना, जितने भी प्रोसेस हैं, सही, ये P0 है, P1 है, तो हमारे पास इन सब के कुछ क्रिटिकल सेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये CS है, क्रिटिकल सेक्शन, सही। तो अब इन सब के कुछ क्रिटिकल सेक्शंस होते हैं, और क्रिटिकल सेक्शन में होता क्या है, उसमें वो वेरिएबल्स और डेटा होते हैं जो कि शेयरेबल होते हैं, ठीक है। लिखी हुई है बात, अ प्रोसेस में भी चेंजिंग कॉमन वेरिएबल्स, अपडेटिंग टेबल, राइटिंग फाइल्स वगैरह कहाँ पे होती हैं, इस क्रिटिकल सेक्शन में पड़ी हुई होती हैं, हर प्रोसेस के, ठीक है। तो अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है क्या, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ये है कि जब एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में काम कर रहा हो, तो कोई अदर प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में काम नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल P0 अभी अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो P1 एट द सेम टाइम अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, सही। ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने ये किया कि हमने, ये CS था हमारे पास, क्रिटिकल सेक्शन था, हमने क्या किया, इससे पहले एक एंट्री सेक्शन बना दिया, ठीक है, एक एंट्री सेक्शन बना दिया और एक एग्जिट सेक्शन बना दिया, तो भी EX, ठीक है। अब क्या होगा, अगर तो यहाँ पे P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, P2 आता है, तो P2 सबसे पहले कहाँ आएगा, P2 सबसे पहले एंट्री सेक्शन में आएगा। तो हम एंट्री सेक्शन में कुछ ऐसा कोड लिखेंगे कि जब तक P1 एग्जीक्यूट होके एग्जिट ना कर जाए,
क्रिटिकल सेक्शन से P2 जब तक एंट्री सेक्शन में वेट करे। तो हमने इसके लिए एक ये बेसिक ये चीज लगाई कि हमने एंट्री सेक्शन बना दिया और एक एग्जिट सेक्शन बना दिया। ठीक है, तो जो भी अगर जब तक कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होगा दूसरा आना चाहेगा तो वो एंट्री सेक्शन में वेट करेगा। बाकी जब क्रिटिकल सेक्शन से काम हो जाएगा तो एग्जिट सेक्शन से एग्जिट करके निकल जाएगा जो भी प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब हमारे पास ये सेम चीज़ वही बताई हुई है। सही, तो अब क्या है कि हमारे पास एल्गोरिथम है, ये वही चीज़ बता रहे हैं कि अगर जे की टर्न है तो क्रिटिकल सेक्शन में उसको भेज दो। अब जे की टर्न खत्म हो गई तो वो रिमाइंडर सेक्शन में आ जाएगा। सही, तो ये सब जस्ट एल्गोरिथम था। अब हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन के लिए सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तीन कंडीशंस है हमारे पास जो हमने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगाई है। ठीक है, नंबर वन पे हमारे पास आती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमें क्या कहती है, वो ये कहती है कि जब तक हमारे पास एक प्रोसेस पी आई, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस है, वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अपने क्रिटिकल सेक्शन पे एग्जीक्यूट कर रहा है तो कोई दूसरा प्रोसेस उसके क्रिटिकल सेक्शन अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक एक प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है दूसरा एग्जीक्यूट नहीं कर सकता एट द सेम टाइम अपना क्रिटिकल सेक्शन। ये मेजर एक्सक्लूजन थी। सही, दूसरी ये थी प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या कहती है कि अगर तो कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर रहा क्रिटिकल सेक्शन में अपने, ठीक है, और देयर एग्जिस्ट सम प्रोसेस, कोई दूसरा प्रोसेस है जो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उस प्रोसेस को एंटर होने देंगे उसके क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, अभी कंडीशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल कि P1 है, P2 है। ठीक है, ये दो प्रोसेसेस हैं हमारे पास, ना P1 एग्जीक्यूट कर रहा है अपना क्रिटिकल सेक्शन ना P2 एग्जीक्यूट कर रहा है अपना क्रिटिकल सेक्शन। तो ये क्या होता है, लेकिन P1 करना नहीं चाहता, P1 को भी जरूरत नहीं, लेकिन P2 तो करना चाहता है ना CS को अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट। तो हम उसको रोकेंगे नहीं, हम उसको जाने देंगे। ठीक है, हम उसको कहेंगे सही है भाई तुम्हें जाना है, तुम जाओ क्रिटिकल सेक्शन को अपने एग्जीक्यूट कर लो। तो ये चीज प्रोग्रेस होती है कि हम क्या करेंगे, सीपीयू को फारिग नहीं बैठने देंगे। अगर तो कोई प्रोसेस जाना चाहता है तो हम उसको सॉल्व करने अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने देंगे। ठीक है, अब बाउंडेड वेटिंग, थर्ड कंडीशन थी बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं अगेन। ठीक है, और ये P1 जो है ना वो जाता है CS को अपने एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, P2 को भी करना है CS को एग्जीक्यूट, लेकिन P1 क्या कर रहा है भाई, CS से बाहर आता है फिर वापस चला जाता है, फिर बाहर आता है फिर वापस चला जाता है, फिर बाहर आता है फिर वापस चला जाता है। P2 बेचारा वेट में बैठा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि एक वो बाउंडेड वेटिंग हो जाती है कि वो जो है ना हमारे पास जो है ना फिर तो इंडेफिनाइट वेटिंग करता रहेगा P2। तो हम क्या करते हैं, एक बाउंड लगा देते हैं हर प्रोसेस पे कि हर प्रोसेस को एक नंबर दे देते हैं। ठीक है, अ बाउंड मस्ट एग्जिस्ट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स एक प्रोसेस क्या है, प्रोसेसेस अलाउड है अपने क्रिटिकल सेक्शंस में जाने के लिए। ठीक है, तो हम एक बाउंड लगा देते हैं कि भाई इतनी दफ़ा ये प्रोसेस जा सकता है और इतनी दफ़ा जो है P2 जा सकता है। तो एक बाउंड लग जाता है प्रोसेसेस पे। तो क्या होता है हमारे पास ये जो मसला होता है ना क्रिटिकल सेक्शन का, ये हल हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है, अगर ये तीन कंडीशन हमारे पास मैट हो जाएंगी तो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब इन्हीं सॉल्यूशंस को लेते हुए हमारे पास फर्दर आगे लोगों ने जो है वो अपने अपने सॉल्यूशंस दिए। अब ये चीज पढ़ लेना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये आपके पास क्रिटिकल सेक्शन हैंडलिंग कैसे होती है कर्नल पे डिपेंड करते हुए कि अगर कर्नल प्रीएम्प्टिव है या नॉन प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, अगर तो कर्नल प्रीएम्प्टिव है तो वो अच्छा बेसिकली प्रीएम्पशन होती क्या है, प्रीएम्पशन ये होती है कि अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो आप उसको इंटरप्ट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली प्रीएम्पशन का मतलब होता है टू स्टॉप। ठीक है, आप प्रीएम्प्ट कर सकते हो एक प्रोसेस को जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर आपका कर्नल प्रीएम्प्टिव है तो जब तक तो कर्नल मोड में प्रोसेस रन हो रहा है आप उसको रोक सकते हो। ठीक है, अगर कर्नल मोड से बाहर हो जाता है, वो यूजर मोड में आ जाता है, तो आप उस वक्त जो है उसको नहीं कर सकते, नहीं रोक सकते। तो जैसे कर्नल मोड पर डिपेंड करे, इसी तरीके से अगर नॉन प्रीएम्प्टिव है तो जब तक तो वो कर्नल मोड में रन हो रहा है उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब वो कर्नल मोड से बाहर आता है
फिर आप उसको रोक सकते हो जो भी चाहे करो। ठीक है, तो ये था। अब हमारे पास है पीटरसन सॉल्यूशन। पीटरसन सॉल्यूशन में क्या होता है, ये भी एक एल्गोरिथम है इस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, एक टर्न और एक फ्लैग। टर्न बताता है कि किस प्रोसेस की टर्न है, और फ्लैग बताता है कि क्या वो प्रोसेस रेडी है क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए या नहीं। ठीक है तो हमारे पास ये बताया हुआ कि टर्न क्या इंडिकेट करता है कि किसकी टर्न है, और फ्लैग एक एरे है जो कि इंडिकेट करता है कि अगर प्रोसेस रेडी है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए क्या नहीं। ठीक है, तो सही। अब ये इसका एल्गोरिथम दिया हुआ है क्या है कि अच्छा, इसमें हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। फ्लैग भी अगर अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पी आई प्रोसेस है, तो फ्लैग भी आई का ट्रू होना चाहिए। ठीक है, और टर्न भी आई की होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस होंगी तो हमारे पास वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यही देखो, फ्लैग आई अभी, ठीक है, आई का फ्लैग ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि पी आई जो है वो रेडी है जाने के लिए कहाँ पे, क्रिटिकल सेक्शन में। लेकिन टर्न किसकी है, जे की है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वाइल फ्लैग भी जे का हो और टर्न भी जे की हो, तो क्रिटिकल सेक्शन में इसको जाने दो। ठीक है, और क्या करो, क्रिटिकल सेक्शन में इसको जाने दो। और ये फ्लैग आई इसने फॉल्स किया है। बेसिकली ये है कि देखो, बस इसमें ये समझो कि हमारे पास दो कंडीशंस मैट होनी चाहिए कि फ्लैग भी, जिस प्रोसेस को जाना है, फ्लैग भी उसका ट्रू होना चाहिए और टर्न भी उसी की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर जब वो ये क्रिटिकल सेक्शन को कर लेगा तो फिर बाहर आ जाएगा रिमाइंडर सेक्शन में। सही। और इसी सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, तीनों हमारे पास जो क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वायरमेंट्स थी वो भी फुलफिल हो रही है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हो रही है, प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट भी हो रही है, बाउंडेड वेटिंग भी हो रही है। ठीक है, तो जैसे ये कॉन्सेप्ट समझना है कि पीटरसन सॉल्यूशन में होता क्या है। हमारे पास फ्लैग होता है और हमारे पास एक वेरिएबल होता है टर्न। तो जस्ट इसको एक्सप्लेन करना होगा, एल्गोरिथम वगैरह समझ लेना बस जस्ट, लेकिन हमें लिखनी वर्डिंग होगी। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं। वीक 7। ठीक है, वीक 7 में हमारे पास क्या है, सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर। बस ये समझ लो कि हमारे पास बहुत से सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि हमें हार्डवेयर सपोर्ट सप्लाई करते हैं। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूनिप्रोसेसर यूज कर सकते हैं। यूनिप्रोसेसर होगा क्या, अगर यूनिप्रोसेसर होगा तो वो इंटरप्ट्स को डिसेबल कर सकता है। ठीक है, कैसे, तो यूनिप्रोसेसर होगा तो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस आ सकता है। ठीक है, तो वो एक ही प्रोसेस को सॉल्व करेगा, तो एग्जीक्यूट करेगा, तो दूसरी कोई उसमें इंटरप्ट हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो वो इंटरप्ट को डिसेबल कर देता है। उसके अलावा अभी यहाँ पे हम आगे एटॉमिक बहुत वर्ड सुनेंगे। एटॉमिक का मतलब होता है नॉन इंटरप्टेबल। ठीक है, अगर कोई ऑपरेशन या अगर कोई इंस्ट्रक्शन एटॉमिक होती है तो उसका मतलब ये है कि जब वो ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी तो वो उसको हम इंटरप्ट नहीं कर सकते बीच में। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को लॉक्स यूज करते हुए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम एक सॉल्यूशन ये है कि हम क्या करें, अब किसी प्रोसेस को आना है क्रिटिकल सेक्शन में तो हम एक उसको वेरिएबल, एक हमने ऑपरेशन है एक्वायर लॉक। क्या करेगा वो, लॉक एक्वायर करेगा, क्रिटिकल सेक्शन में आएगा, क्रिटिकल सेक्शन से काम कर लेगा तो रिलीज कर देगा लॉक, रिलीज कर देगा लॉक। ठीक है, इसकी एग्जांपल एटीएम की हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक एटीएम मशीन है। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन समझ लो इसको। अब एक प्रोसेस आया P1। ठीक है, P1 आया तो P1 क्या करेगा, लॉक एक्वायर करेगा। ठीक है, तो उसने लॉक एक्वायर कर लिया। अब P1 ने अब अंदर आ जाएगा, फिर उसको जो काम हम करना है करके बाहर चला जाएगा, क्या करेगा, रिलीज कर देगा लॉक। तो यही चीज हो रही होती है लॉक वाले सिस्टम में। सही। तो अब टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस, टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस यही करती है हमारे पास कि वो जाके जो है ना, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, ये टारगेट क्या है, टारगेट हमें वो प्रोसेस बता रहा है जो एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस जाके उस टारगेट को लेकर उस प्रोसेस को जो है ना वो चेक करती है। ठीक है, उस प्रोसेस को उसने एक बुलियन
एक आरवी वेरिएबल में सेव कराई उस प्रोसेस की वैल्यू, ठीक है, उसको ट्रू करती है। बेसिकली इसको जो ना भेजना होता है जिस प्रोसेस को, उसको ट्रू करा के एग्जीक्यूट करा देती है, उसको भेज देती है, ठीक है, ट्रू करती है उस प्रोसेस को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसने कहा कि टेस्ट एंड, इसका एल्गोरिथम है टेस्ट एंड सेट गई, ठीक है। वाइल तो क्या है, वाइल तो क्या है, हमने एंड लॉक में क्या भेजा है, उस प्रोसेस का बेसिकली उसका उसका एड्रेस भेजा है। हमने कहा है कि लॉक, अगर तो वो लॉक है, ठीक है, तो क्या करो, डू नथिंग, वरना अगर तो नहीं है ना, बेसिकली ये एड्रेस भेज रहे हैं, वो लॉक चेक करेगा, अगर लॉक होगा, ट्रू होगा, ठीक है, तो वो कुछ नहीं करे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो क्रिटिकल सेक्शन में उसको भेज दे, ठीक है। जब क्रिटिकल सेक्शन में उसका काम हो गया तो लॉक को फॉल्स कर दे और रिमाइंडर सेक्शन में आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन होती है। बेसिकली वो क्या करता है कि जिस प्रोसेस को आपको एग्जीक्यूट कराना होता है उसकी वैल्यू को जो है वो ट्रू करा देता है और उसको भेज देता है वापस, उसको भेज देता है क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। फिर जब उसका काम वाम हो जाता है तो उसको फॉल्स कर देता है। अब हमारे पास सही, अब ये सब चीज़ें इतनी वो नहीं है, ये हमारा सर ने नहीं पढ़ाया था स्वैप। बेसिकली जिसमें स्वैपिंग हो रही होती है प्रोसेसेस की। म्यूटेक्स लॉक्स क्या होते हैं, म्यूटेक्स लॉक भी से यही चीज़ होती है, लॉक्स जो हमने अभी पढ़ा इसमें भी एक्वायर होता है और रिलीज होता है, ठीक है। तो ये यही काम कर रहा होता है म्यूटेक्स लॉक्स हमारे पास, कि जब इसको क्रिटिकल सेक्शन में आना है तो एक लॉक एक्वायर कर लेता है और जब इससे बाहर जाना होता है तो रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये भी इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस होती है, मतलब कि जब एक्वायर होगा, जब उसने एक्वायर किया हुआ होगा, तो उस टाइम पे जब तक वो क्रिटिकल सेक्शन में है कोई उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता जब तक वो एटीएम से बाहर ना आए, ठीक है। एटीएम वाली एग्जांपल, कि जब तक वो एटीएम से अपनी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट ना कर ले, बाहर से कोई उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़, तो लेकिन इस सॉल्यूशन में क्या होता था, हमारे पास बिजी वेटिंग होती थी। जाहिर सी बात है, अगर एक बंदा अंदर एक प्रोसेस है, ठीक है, तो बाहर क्या है, बाहर खड़ा हुआ, उसको अब ज्यादा पैसों की ट्रांजेक्शन कर रहा है वो, ठीक है, तो बाहर बंदा खड़ा हुआ वो इंटरप्ट भी नहीं कर सकता उसको, ठीक है। तो वो क्या होगा, बिजी वेटिंग की हालत में रहेगा, ठीक है। P1 अंदर है, P0 बाहर, बेचारा बिजी वेटिंग की हालत में होगा। तो इसलिए इस लॉक को स्पिन लॉक भी कहलाते हैं, इसलिए स्पिन लॉक भी कहलाता है, ठीक है, बिजी वेटिंग की वजह से। सही, तो क्या है, और क्या चीजें थी हमारे पास, अभी इसका एल्गोरिथम दिया हुआ है, ये भी सेम है। सही, एक्वायर करेगा लॉक, क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा, रिलीज कर देगा लॉक। अब क्या करना है कि अगर पेपर में है ना हमारे पास म्यूटेक्स लॉक, तो देखो जो भी जब कॉन्सेप्ट समझे में ना कि एक्वायर होता है, इसमें एक हमारे पास ऑपरेशन और रिलीज होता है, तो जस्ट क्या करना कि म्यूटेक्स लॉक का बता देना कि म्यूटेक्स लॉक क्या करता है, दो हमारे पास ऑपरेशन यूज करता है, एक्वायर और रिलीज। और ये जो है ना, ये वाली जो चीज़ है ये लिख कर आ जाए बस, तो सर समझ जाएंगे ना ये। और जस्ट इसका कॉन्सेप्ट ही यही है, तो जस्ट जो कॉन्सेप्ट है ना जो समझ लो, जस्ट वो जो भी समझ में आता है ना उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो लिख कर आ जाना। सीमाफोर क्या होता है, सीमाफोर बेसिकली हमारे पास एक सिंक्रोनाइजेशन टूल होता है, बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन टूल होता है एस, ठीक है, सीमाफोर। ये क्या बताता है, ये हमारे पास ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास कितने प्रोसेसेस अलाउड हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर सिस्टम में एंटर होने के लिए, ठीक है। तो अब इस सीमाफोर के लिए जो लिंक जरूरी है ना, मैं वो दे दूंगी, मैं वो भेज देती हूँ, वो समझ लेना, उससे ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। बस ये चीज देख लो कि सीमाफोर में हमारे पास एक वेट ऑपरेशन होता है और एक सिग्नल होता है। वेट को हम पी भी कहते हैं और सिग्नल को हम वी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, एटॉमिक ऑपरेशंस होते हैं, मतलब एक एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उसको कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता। ये वेट का एल्गोरिथम है, ये कहता है कि जब तक हमारे पास सीमा फोर जो इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, अगर तो वो बेसिकली ये जो वेट होता है ना, ये हमारे पास एंट्री सेक्शन का कोड होता है, ठीक है, एंट्री सेक्शन पे लगा हुआ होता है। जब भी हमारे पास कोई प्रोसेस आता है वो कहता है कि देखो क्या इंटीजर वैल्यू जो सीमा फोर है, क्या वो लेस देन या इक्वल टू जीरो तो नहीं है। अगर तो जीरो है, ठीक है, या तो जीरो से कम है या जीरो के बराबर है, ठीक है। बेसिकली सीमा फोर बता क्या होता है, कितने प्रोसेस अलाउड है। अगर तो वो लेस देन जीरो है या जीरो के बराबर होंगे तो उसका मतलब तो यही है ना कि अभी कोई वैल्यू कोई अलाउ नहीं है अंदर आना प्रोसेस, इसलिए वो वेट करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, अगर तो वो इस कंडीशन पे वेट करेगा ना कि अगर जीरो हो या उससे छोटा हो, लेकिन अगर नहीं होगा
जीरो या उससे छोटा तो वो क्या करेगा, उसको एंटर करा देगा और एस को माइनस माइनस कर देगा, जो हमारे पास ये सीमा फोर की वैल्यू थी, तो एंट्री सेक्शन की वैल्यू। बाजाहिर सी बात है कि अगर एक प्रोसेस अंदर आ जाएगा तो जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस अलाउड है वो तो कम हो जाएंगे ना, तो ये यही काम करता है एंट्री सेक्शन के, एक को बाहर भी अंदर भेजता है क्रिटिकल सेक्शन में, और प्रोसेसेस जो अलाउड होते हैं अब उसमें से एक कम कर देता है। ठीक है। और सिग्नल जो होता है हमारे पास, ये होता है एग्जिट सेक्शन का कोड। जब कोई बंदा एग्जिट अपना काम करके निकल जाएगा, एग्जिट कर लेगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि प्रोसेस एक प्रोसेस की वैल्यू एक्स्ट्रा हो जाएगी, बच जाएगी। वो कहेगा कि हाँ भाई एक बंदा खाली हो गया, अब जगह और है, तो इसलिए प्लस प्लस हो जाता है। ठीक है। तो एग्जिट करने पे प्लस प्लस होता है और एंट्री करने पे माइनस माइनस होता है। जैसे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एंट्री सेक्शन का कोड ये होता है और ये एग्जिट का होता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो इसकी फर्दर दो टाइप्स होती है सीमाफोर की, जो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। एक तो काउंटिंग सीमाफोर, एक बाइनरी सीमाफोर। अब इन दोनों के कुछ एल्गोरिथम्स हैं, सही। उसके लिए मैं लिंक्स दूंगी, वो देख लेना। उसके बाद जब वो लिंक्स देख लो तो ये जो आगे की स्लाइड है ना, ये पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि वो क्या रहा है। वो इन्हीं एल्गोरिथम्स को उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ सकता है। बस हमारे पास इन चीज़ों में तो, इसमें तो यही था, क्या कहते हैं, हमारे पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में। ठीक है। और डेडलॉक, डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक बेसिकली ये चीज़ होती है कि अगर तो दो प्रोसेस हैं, ठीक है, और दोनों प्रोसेस के पास रिसोर्सेज हैं, पी जीरो एक प्रोसेस है, पी जीरो एक प्रोसेस है, पी वन। ठीक है। पी जीरो को पी वन की रिसोर्स चाहिए है और पी वन को पी जीरो की रिसोर्स चाहिए, और दोनों ही अपनी रिसोर्सेज को छोड़ने पे राजी नहीं है। वो कहता है पहले तुम मुझे दो, वो दूसरा कहता है पहले तुम मुझे दो। ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे को रिसोर्सेज नहीं दे रहे हैं अपनी, तो एक डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि दो या दो से ज्यादा प्रोसेस किस वेट करें इनडेफिनेटली एक ऐसे इवेंट के लिए जो उनमें से किसी एक प्रोसेस को की वजह से होना है। ठीक है। तो ये चीज होती है। स्टार्वेशन हमारे पास क्या होती है? स्टार्वेशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल दो हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है, पी जीरो पी वन, और पी वन को वो रिसोर्स चाहिए जो पी जीरो के पास है, लेकिन पी जीरो की प्रायोरिटी हाई है एज कम्पेयर टू पी वन। ठीक है। तो पी वन बेचारा वो चुप होके बैठा रहेगा, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकता, उसकी प्रायोरिटी कम है पी जीरो से। तो पी जीरो जो है वो रिसोर्स लेके बैठा रहेगा। अब हमें नहीं पता कि कब तक, इनडेफिनेटली, जब तक उसकी प्रायोरिटी हाई है। तो पी वन एक स्टार्वेशन की कंडीशन में आ जाता है। तो ये यही चीज होती है कि आप प्रोसेस में नेवर भी रिमूव फ्रॉम द सीमाफोर क्यू। ठीक है। ये वही बात बता रहे हैं जो ये चीज है कि आपको एक पी वन को एक रिसोर्स चाहिए जो पी जीरो के पास है, लेकिन पी जीरो की प्रायोरिटी हाई है तो वो उसको देगा नहीं। तो एक इनडेफिनेट ब्लॉकिंग आ जाती है। ठीक है। प्रायोरिटी इन्वर्जन क्या होती है? प्रायोरिटी इन्वर्जन इसका उलट हो जाता है कि हम पी जीरो की, जिसकी प्रायोरिटी हाई है, उसको एक रिसोर्स चाहिए जो पी वन के पास है, जबकि उसकी प्रायोरिटी कम है पी एज कम्पेयर टू पी जीरो। तो एक प्रायोरिटी इन्वर्जन आ जाती है कि हम स्केड्यूल करते हैं प्रोसेस को कैसे, हम वो लॉक जो कि एक हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस को चाहिए, वो लॉक किसके पास होता है? लोअर प्रायोरिटी के प्रोसेस के पास। तो ये एक प्रायोरिटी इन्वर्जन आ जाती है। तो ये सॉल्व कैसे करते हैं हम? प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल से। जस्ट इसको एमसीक्यूज के लिए समझ लो कि अगर प्रायोरिटी इन्वर्जन आ जाती है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल से। अब वो प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल क्या होती है वो हमने नहीं पढ़ी, तो इसको छोड़ दो, बस ये एमसीक्यूज के लिए समझ लो कि होता क्या है। सही। अब एक और इसका लास्ट वाली स्लाइड है, तो ये वीक 8 की। अब वीक 8 में जो चीजें है ना, ये सारी एक वीडियो है मेरे, एक वीडियो, उसमें ये सब चीजें समझाएंगे। ठीक है। तो उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वो मैं लिंक तुम लोग को प्रोवाइड कर देती हूँ इन तीनों चीजों के लिए। ठीक है। और ये तीनों चीजें इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, बस इनके कॉन्सेप्ट समझ लें तो वो वीडियो देख लेना और ये समझ लेना। जस्ट हमारे पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में यही है।